Good morning to everyone. My name is Jagriti Thukral and today we are going to study chapter number 10, that is Reaching the Age of Adolescence from class 8 science textbook. Reaching the age of adolescence, इसका मतलब ये होता है कि जब एक एज होती है आपकी, ठीक है, जैसे आपकी जितनी भी लाइफ है फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, आपकी जो साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको डिवाइड किया गया होता है। जैसे आप जब पैदा होते हो तो दैट स्टेज इज कॉल्ड एज आप बर्थ लेते हो, ठीक है। बर्थ के बाद आपका कुछ इन्फेंसी पीरियड आता है जिसमें आप क्रॉल या चलना सीखते हो, दैट्स कॉल्ड द इन्फेंसी पीरियड। फिर आपका चाइल्डहुड पीरियड आता है जिसमें आप बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाते हो। अराउंड इट्स अराउंड 7 to 8 ईयर्स तक आपका चाइल्डहुड पीरियड रहता है। फिर आपका लेट चाइल्डहुड पीरियड आता है। उसके बाद आपका आता है एडोलेसेंस पीरियड। कौन सा पीरियड आता है? एडोलेसेंस। तो एक एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज है जिसमें आप अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब हार्मोनल चेंजेस, रिप्रोडक्टिव चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आपके बॉडी में आते हैं। जैसे बॉयज़ की बियर्ड आने लगती है, गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल चेंजेस आने, रिप्रोडक्टिव चेंजेस आने लगते हैं, उनके ब्रेस्ट का साइज चेंज होने लगता है एंड डिफरेंट मैनी मोर चेंजेस आपके बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हम धीरे धीरे इस चैप्टर में यही स्टडी करेंगे कि एडोलेसेंस कौन सी स्टेज होती है, इसका टाइम पीरियड कौन सा होता है और इसमें हमारे अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उससे हमारे बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं। सो बेसिकली हम ये स्टेज इस चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे। आइए स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एडोलेसेंस क्या होता है, एडोलेसेंस स्टेज क्या होती है, कौन सा ड्यूरेशन होता है जो एडोलेसेंस स्टेज को बताता है कि ये एडोलेसेंस स्टेज है। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडोलेसेंस कि वर्ड एडोलेसेंस होता क्या है। धीरे धीरे पढ़ेंगे। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस। द पीरियड ऑफ लाइफ का ऐसा पीरियड, मैंने आपको बताया ना आपकी पूरी लाइफ को डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, तो ऐसा पीरियड लाइफ का जिसमें आपकी बॉडी चेंजेस शो करती है, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव maturity, that stage is called as adolescence or that process is called as adolescence, जिसमें आपकी बॉडी के अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव चेंजेस आने लगे, मतलब इन द सेंस आपकी हाइट इंक्रीज होने लगे, आपके सेक्सुअल पार्ट्स में चेंजेस आने लगे, तो उस स्टेज को आप बोलेंगे रिप्रोडक्टिव चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब एक स्टेज होती है जब बॉयज और गर्ल्स बिल्कुल सिमिलर नजर आते हैं, बट एक स्टेज ऐसी आती है जब बॉयज और गर्ल्स दोनों में एक डिफरेंस शो होने लगता है। गर्ल्स स्टार्ट डेवलपिंग ब्रेस्ट एंड बॉयज स्टार्ट गेटिंग हेयर ऑन देयर फेस, ठीक है, थोड़ा मस्कुलर होने लगते हैं, गर्ल्स थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। तो ये जो चेंजेस आते हैं ये कौन सी स्टेज में आते हैं? ये आते हैं एडोलेसेंस की स्टेज में। आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं, तो बेसिकली ये चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस की स्टेज में। गर्ल्स के ब्रेस्ट आने लगते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका शुरू होने लगता है, बॉयज में भी डिफरेंट चेंजेस आते हैं, उनकी बियर्ड आने लगती है, उनके चेस्ट पे हेयर होने लगते हैं, थोड़ी हेयरी बॉडी होती है, उनकी वॉइस में चेंज आने लगता है, बॉयज की जो वॉइस होती है वो हैवी होने लगती है। ये कौन सी स्टेज में सारी चेंजेस आती हैं? पहले तो ऐसा नहीं होता था। चाइल्डहुड में दोनों बच्चे, जो गर्ल है या बॉय, दोनों सिमिलर, दोनों की वॉइस सिमिलर होती थी, मतलब सारे बॉडी स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता था। बट एक स्टेज आती है जब बॉयज अलग दिखना शुरू होते हैं, गर्ल्स अलग दिखना शुरू होती हैं। तो उस स्टेज में जब इन दोनों के फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आने लगते हैं, तो उस स्टेज को बोला जाता है एडोलेसेंस स्टेज। उस स्टेज के दौरान बॉयज और गर्ल्स दोनों डिफरेंट दिखने शुरू होते हैं, ठीक है। मैं दोबारा डेफिनेशन एडोलेसेंस के आपको बताती हूँ। द पीरियड ऑफ लाइफ, रिमेंबर, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी से यहाँ मतलब है जब बॉडी के अंदर सेक्सुअल पार्ट्स में चेंजेस आने लगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि जब सेक्सुअल पार्ट्स में चेंजेस आने लगे तो उस स्टेज को आप क्या बोलेंगे? एडोलेसेंस स्टेज। उस स्टेज को आप बोलोगे कि इसकी अब ये एडोलेसेंस स्टेज में एंटर कर चुका है, या ये गर्ल एडोलेसेंस स्टेज में एंटर कर चुकी है,
ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की, कि बेसिकली कि कौन से टाइम पीरियड में यूजुअली ये चेंजेस हर लड़का या लड़की में दिखने लग जाते हैं। सो इट्स अबाउट 11 to 18 और 19 ईयर्स तक आपके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। मतलब 11 साल की उम्र में ये चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं बॉयज और गर्ल्स में, और ये चलते कब हैं, चेंजेस कब तक रहते हैं बॉडी के अंदर, मतलब चेंजेस होते रहेंगे वो 18 या 19 साल तक। तो एडोलेसेंस की जो आपसे पूछा जाए कि क्या ड्यूरेशन है, तो एडोलेसेंस की ड्यूरेशन है 11 to 18 या 19 ईयर्स, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, वेरी करता है। हर किसी में मान लीजिए 11 साल में शुरू हो गया एडोलेसेंस एज, मतलब बॉडी में सेक्सुअल चेंजेस आने लग गए हैं, और मान लीजिए वो चलते 18 साल तक है, किसी में 11 से शुरू हुए और किसी में 19 तक चले। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 11 से ही शुरू होंगे, 11 ईयर्स में ही बच्चे के अंदर चेंजेस आने शुरू होंगे, 12 ईयर्स में भी आ सकते हैं, 13 में भी आ सकते हैं, बट इससे लेट नहीं, शुरू हो जाते हैं 11-12 तक आपके बॉडी के अंदर जो एडोलेसेंस जो चेंजेस हैं वो शुरू हो जाते हैं आने। और इस जब चेंजेस ये आने शुरू होते हैं तो उस स्टेज को आप क्या बोलेंगे, एडोलेसेंस स्टेज। सो एडोलेसेंस स्टेज का आपसे कोई ड्यूरेशन पूछे तो क्या बोलेंगे, 11 to 18 to 19 ईयर्स तक एक बॉय और गर्ल कौन सी स्टेज में होता है, वो एक एडोलेसेंस स्टेज में होता है। एडोलेसेंस स्टेज का मतलब है जब आपकी बॉडी में कुछ सेक्सुअल चेंजेस आने लगे, आपके फिजिकल अपीयरेंस में थोड़े चेंजेस आने लगे, आपकी वॉइस में चेंज आने लगे, तो वो आपकी स्टेज एडोलेसेंस स्टेज होती है। ठीक है, चिल्ड्रन लाइंग अंडर दिस एज ग्रुप, बच्चे जो इस एज ग्रुप में लाई करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है। स्टेज को तो हमें पता चल गया कि इस स्टेज को नाम देते हैं एडोलेसेंस, पर जो बच्चे इस एज ग्रुप में हैं उनको भी तो कोई नाम दिया जाएगा, तो उनको नाम दिया जाता है एडोलेसेंट्स। क्या बोला जाता है, एडोलेसेंट्स। क्या बोला जाएगा, एडोलेसेंट्स। तो बच्चे जो इस एज ग्रुप में लाई करते हैं 11 से लेके 18 साल की 18 से 19 साल तक, उनको क्या बोला जाता है, एडोलेसेंट्स। क्या बोला जाता है, एडोलेसेंट्स। और जब 18 से 19 के ऊपर आप लोग चले जाते हैं, मान लीजिए कोई 20 साल का है या 21 साल का है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम, वो अब एक अडल्टहुड एज में आ गया है। क्या बोलेंगे, अडल्टहुड एज में। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। अगर आपसे कोई पूछे जाए कि 11 से लेके 18 से 19 साल तक के बच्चे को आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे एडोलेसेंट, ही इज एन एडोलेसेंट, शी इज एन एडोलेसेंट। ठीक है, और कौन सी स्टेज में है वो स्टेज में है एडोलेसेंस की स्टेज में। ठीक है, या आपको एडोलेसेंट वर्ड याद नहीं होता तो आप इसको बोल सकते हैं टीनेजर्स। क्या बोलेंगे, टीनेजर्स। कौन सी क्या इन बच्चों को क्या बोल सकते हैं आप, टीनेजर्स। दे आर टीनेजर्स, शी इज अ टीनेजर और ही इज अ टीनेजर, और शी इज एन एडोलेसेंट, ही इज एन एडोलेसेंट। जब वो बच्चा 11 से 19 साल के दौरान पीरियड में है, मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र 16 साल है फॉर एग्जांपल, और आपको उसका नाम नहीं पता, आप बोलोगे शी इज अ टीनेजर। ठीक है, उसकी कुछ ऐसे उसके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगेंगे, तो आप उसको ये भी बोल सकते हो शी इज अ टीनेजर और ही इज अ टीनेजर, और आप बोल सकते हो शी इज एन एडोलेसेंट और ही इज एन एडोलेसेंट। ठीक है, अब आपके साथ एक ये और वर्ड लिखा हुआ है एडोलेसेंट के साथ, प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में प्यूबर्टी का मतलब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाए। ठीक है, प्यूबर्टी का मतलब होता है जब 11 साल या 12 साल की उम्र में आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगते हैं, तो उस चीज को आप बोलोगे कि इसको प्यूबर्टी हिट करी है। ठीक है, ऐसी उम्र जिसमें चेंज आए तो उसको आप क्या बोलोगे, प्यूबर्टी। मैं आपको बताती हूँ, स्टार्टिंग फेज और टाइम। स्टार्टिंग टाइम या फेज कौन सा था, 11 ईयर्स या 12 ईयर्स। ठीक है, यहाँ 11 ईयर्स लिखा हुआ ना, आप 11 ईयर्स ही देखिए। 11 ईयर्स को 11 ईयर्स स्टार्टिंग फेज और टाइम इन विच द अडोलेसेंट्स, ठीक है, अडोलेसेंट्स जब स्टार्ट फेसिंग और एक्सपीरियंसिंग चेंजेस, तो आप क्या बोलोगे कि इसको क्या हुआ है, इसको प्यूबर्टी हिट कर गई है। क्या बोलोगे, इसको प्यूबर्टी हिट कर गई है। देखिए,
प्यूबर्टी का मतलब है वो एज जिसमें बच्चे को चेंजेस आने फील हो जाए कि हाँ मेरी बॉडी थोड़ी चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे, इसको प्यूबर्टी हिट करी है। और उस पूरे एज ग्रुप को, ठीक है, 11 से लेके 19 साल तक के आप उस पूरी एज ग्रुप को क्या बोलोगे कि दे आर अडोलेसेंट। और ये क्या है, ये कौन सी एज में है, ये अडोलेसेंस एज में है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फेज जब बच्चे को चेंजेस फील होने लगे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये प्यूबर्टी इनको हिट करी है। और उस पूरे एज ग्रुप को आप क्या बोलोगे कि ये एडोलेसेंस एज में है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। तो एडोलेसेंस और प्यूबर्टी का मतलब आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एक नोट मैंने लिखा है, ठीक है, ये एक स्टडी है, स्टडी के बेसिस पे ये फैक्ट निकला है कि एडोलेसेंस का जो पीरियड है या जो सेक्सुअल मैच्योरिटी का जो पीरियड है वो गर्ल्स में जल्दी शो करता है एज कंपेयर टू बॉयज। बॉयज में थोड़ा लेट हो सकता है, बट गर्ल्स में जल्दी ये चेंजेस आने दिखने शुरू हो जाते हैं। मतलब गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी शुरू होने लगता है, उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट जल्दी शुरू होने लगता है। तो बेसिकली ये सारी चेंजेस जो एडोलेसेंस एज में आती है वो गर्ल्स में पहले आती है और बॉयज में थोड़ा बाद में रुक कर आती है। अब हम बात करेंगे कि जैसे हमने बात करी थी कि एडोलेसेंस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, तो कौन से चेंजेस आते हैं, कि क्या सिर्फ फिजिकल चेंजेस आते हैं या इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, कौन से चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं या एडोलेसेंस जो एक्सपीरियंस करते हैं उन चेंजेस को अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं कि जो हमें दिखाई दे सके, जो हमारे बॉडी में फिजिकली हमें दिखते हैं, उन चेंजेस को स्टडी करते हैं। सबसे पहला चेंज जो एक एडोलेसेंट फेस करता है या एडोलेसेंस एज में आता है, दैट इज इंक्रीज इन हाइट। हाइट में बहुत ज़्यादा आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। एट द एज ऑफ 10 और आपका 10.5, 10.5 आपको इतना हाइट में इंक्रीज नहीं होता। जब आप एक एडोलेसेंस एज में एंटर करते हो तो आपको एक सडन इंक्रीज दिखाई देता है अपनी एज में। और उस एज के दौरान मतलब 11 to 18 या 19 ईयर्स तक आपको बहुत ही एक सडन इंक्रीज दिखाई देगा अपनी हाइट में। और टिल 19 या 19 ईयर्स तक ही आपकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद आप लोगों की हाइट नहीं बढ़ती है। प्लीज रिमेंबर दिस। एक एडोलेसेंस ऐसी स्टेज है जिसमें आपको आपकी हाइट में इंक्रीज होता है, और जब एडोलेसेंस एज खत्म हो जाती है तो आपकी हाइट में भी इंक्रीज होना खत्म हो जाता है। मतलब दैट्स योर फाइनल एज जो आप अटेन कर सकते हो, हाइट, सॉरी नॉट एज, दैट्स फाइनल हाइट जो आप अटेन करते हो। उसके बाद आपकी टिल डेथ तक आपकी हाइट वही रहती है जो एडोलेसेंस एज में आपने अटेन की होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। तो आपको पता चला कि एडोलेसेंस एज में सबसे पहला चेंज किस में आता है, आपकी हाइट में चेंज आता है। और जब एडोलेसेंस एज खत्म होगी, मतलब अराउंड 19 से लेके 20 ईयर्स तक जो हाइट आपकी बन गई होगी, जो हाइट आपने अटेन कर ली होगी, वही हाइट आपकी रहेगी। उसके बाद आपकी हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा टिल डेथ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज। जैसे मैंने आपको बताया था कि गर्ल्स में एडोलेसेंस एज सबसे पहले, गर्ल्स में एडोलेसेंस एज जल्दी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू बॉयज। सिमिलरली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन द बॉयज। गर्ल्स की हाइट में जब एडोलेसेंस एज में पहले आता है तो उनकी हाइट में भी इंक्रीज जल्दी देखने को मिलता है एज कंपेयर टू बॉयज। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि गर्ल्स में जितने भी एडोलेसेंस में चेंजेस आते हैं, एडोलेसेंट स्टेज में चेंजेस आते हैं, वो गर्ल्स में सबसे पहले दिखने शुरू होते हैं एज compared to boys. So girls grow faster than boys. ये तो obvious reason है क्योंकि girls में पहले adolescence आ गया तो पहले उनमें changes नजर आएंगे। But by 18 years both reach maximum height. जो मैंने आपको बताया 18 या 19 साल तक, जब तक आपकी एडोलेसेंस एज रहती है तब तक ही आपकी बॉडी में हाइट का इंक्रीज होगा। उसके बाद कोई इंक्रीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम जितना हाइट आपकी बढ़नी होगी वो सिर्फ 18 से 19 साल तक बढ़ेगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहला चेंज आपको पता चला कि कौन सा चेंज होता है आपके अंदर एडोलेसेंस एज में, आपकी हाइट बढ़ती है। सेकेंड, चेंज इन बॉडी शेप, आपका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है।
ठीक है, आपके बॉडी शेप में फिजिकली आप कैसे भी जैसे होते हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है बॉयज ब्रॉड शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट। जो शोल्डर्स होते हैं वो थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं लड़कों के, और जो चेस्ट होती है वो भी थोड़ी एक वाइडर हो जाती है, एक तरह से फूल सी जाती है जिसको हम बोलते हैं। तो इट्स अ वाइडर चेस्ट एंड ब्रॉड शोल्डर्स, बॉयज में ये चेंजेस आते हैं। और गर्ल्स में कौन से चेंजेस आते हैं? रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर, वेस्ट से नीचे का जो एरिया होता है वो वाइडर होता है गर्ल्स में, ठीक है। तो बॉयज में कौन से चेंजेस आते हैं? उनके शोल्डर बड़े हो जाते हैं और उनके शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, चेस्ट वाइडर हो जाती है। और गर्ल्स में क्या होता है? वेस्ट से नीचे वाला जो एरिया होता है वो वाइडर होने लगता है। तो चेंज इन बॉडी शेप आपको समझ में आया? पहला चेंज है इंक्रीज इन हाइट, सेकेंड चेंज इज चेंज इन बॉडी शेप। द थर्ड वन इज वॉइस चेंज। आपने भी नोटिस किया होगा घर में कि जो एडोलेसेंस एज में आप देखना, अगर आप लोगों के घर में कोई ऐसा है जो 11 से लेकर 18 से 19 साल तक में कोई भैया या दीदी हैं, उनकी जो भैया होंगे उनकी वॉइस में आपको एक चेंज नजर आएगा, ठीक है। आपने देखा होगा जो उनकी वॉइस होती है वो काफी हैवी सी होती है, ठीक है। क्यों होती है? वॉइस बॉक्स में चेंज आने लगता है। आपने देखा होगा लड़कों के यहाँ पे एक ऐसी चीज होती है बाहर को, एज आई एम ए गर्ल आई एम अनएबल टू आप लोगों को दिखा नहीं सकती, बट बॉयज के थोड़ा सा एक चीज है यहाँ को बाहर को निकली होती है गले में, दैट्स कॉल्ड वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। और उसको आप क्या बोल सकते हो? एडम्स एप्पल। उसको आप और क्या बोल सकते हो? ये एडम्स एप्पल होता है जो बॉयज के बाहर को निकला होता है। इसी की वजह से जो बॉयज की वॉइस होती है, जो लड़कों की आवाज होती है वो हैवी बन जाती है, ठीक है। और आप बोल सकते हो जो लड़कों की आवाज है एडोलेसेंस में, लड़कों की आवाज में देखिए एडोलेसेंस से पहले लड़का लड़की में दोनों में कोई ज्यादा बदलाव या चेंज हम नहीं देख पाते हैं, बट एक जब वो दोनों एडोलेसेंस एज में या प्यूबर्टी हिट करते हैं तो क्या होता है? उन दोनों में कुछ चेंजेस आने लगते हैं ताकि वो डिफरेंशिएट हो सके दैट इट इज अ बॉय और इट इज अ गर्ल। तो बॉयज में क्या होता है कि बॉयज की जो एडोलेसेंस में आवाज होती है वो डीप वॉइस हो जाती है। डीप वॉइस से मेरा मतलब एक हैवी वॉइस हो जाती है, वेयर एज जो गर्ल्स की वॉइस होती है वो हाई पिच्ड वॉइस होती है, मतलब काफी एक आवाज आपने देखी होगी। और बॉयज की करके आवाज मेरी वो निकल नहीं रही है आवाज, बट द पॉइंट इज जो बॉयज की वॉइस होती है वो डीप वॉइस होती है, गर्ल्स की वॉइस होती है दैट इज हाई पिच वॉइस होती है। फिर हम बात करते हैं कि और कौन से चेंजेस आते हैं। सो इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सिबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट। सिबेशियस ग्लैंड्स का मतलब होता है यहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स। देखा होगा आपने गर्ल्स को एक्ने और पिंपल्स काफी ज्यादा हो जाते हैं और कईयों में बॉयज में भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑयल ग्लैंड होता है वो बॉडी में ऑयल ज्यादा छोड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से उनके फेस पे पिंपल आने लगते हैं, विच शोज कि गर्ल एडोलेसेंस एज में एंटर कर चुकी है या फिर बॉय एडोलेसेंस एज में एंटर कर चुका है। ये भी एक वन ऑफ द आप चेंजेस है जो गर्ल्स में देख सकते हो, बॉयज में देख सकते हो। ज्यादा पिंपल्स आने लगते हैं फेस में, विच शोज कि जो उनकी बॉडी का सिबेशियस ग्लैंड है वो ज्यादा ऑयल रिलीज कर रहा है बॉडी में, जिसकी वजह से उनके स्किन पे पिंपल आ जाते हैं, विच शोज दैट द गर्ल इज एंटर्ड इनटू हर एडोलेसेंस एज। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो जो फिजिकल सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं आपके, उसमें सबसे पहले चेंजेस आते हैं। तो क्या होता है? बॉयज में टेस्टिस का डेवलपमेंट हो जाता है और डेवलप हो जाते हैं, और गर्ल्स में ओवरीज। इनके डेवलपमेंट से क्या होता है? जो टेस्टिस होते हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, और ओवरीज क्या करती हैं? दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग्स। मतलब ये एक ऐसी एज होती है कि जो बॉय और गर्ल सेक्सुअली एक्टिव या रिप्रोडक्टिवली काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं। दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द स्पर्म्स एंड द एग्स, ठीक है। अब लास्ट जो चेंज आता है बॉडी में, दैट इज नॉट रिलेटेड टू फिजिकल, दैट इज रिलेटेड टू मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। जो बच्चे के अंदर एक
सोचने और उसके मेंटल लेवल को इंक्रीज कर देता है, उसके इमोशनल लेवल को इंक्रीज कर देता है, वो कौन सी एज में होता है? वो इसी एज में होता है कि बच्चा एक वाइज डिसीजन लेने के काफ़ी काबिल हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। तभी आपने देखा होगा कि 18 ईयर्स हमारे इंडिया में एज रखी गई है वोट डालने के लिए। क्यों? क्योंकि एडोलेसेंस की एज में बच्चे को थोड़ी थोड़ी एक समझ आने लगती है दुनिया की, कि दुनिया कैसे चलती है या फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक बच्चा एक फिजिकल के साथ साथ इमोशनल मेच्योरिटी लेवल भी अटेन करने लगता है। सो दीज आर ऑल द चेंजेस। मैंने आपको बताया हाइट में चेंज होता है, वॉइस में चेंज होता है, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज होता है, ग्लैंड्स अपना काम थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखाना शुरू करते हैं, सेक्स ऑर्गन्स में चेंज होता है, और बच्चे के फिजिकल बॉडी के साथ साथ उसके इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी काफ़ी इम्पैक्ट डालती है ये स्टेज। सो बेसिकली दीज आर ऑल द चेंजेस जो एडोलेसेंस एज में एक एडोलेसेंट एक्सपीरियंस करता है। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, कि रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, कैसे पता चलता है कि ये बंदा अब रिप्रोडक्टिवली ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेल्स का तो इट्स ईजी, मेल्स में ज़्यादा कोई आपकी बुक में गिवन नहीं है। द मेन कंसेप्ट जो आता है जो रिप्रोडक्टिवली बताता है कि दैट द गर्ल इज डेवलपिंग और नॉट, इज फीमेल्स का जो मेन होता है दैट इज देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। आइए स्टडी करते हैं कि व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, क्या क्या इसमें होता है, स्टडी करते हैं। सो द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिंस एट 10 to 11 ईयर्स। जैसे ही एडोलेसेंस स्टेज स्टार्ट होती है वैसे ही एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज भी स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये खत्म कब होता है? इट एंड्स टिल 45 to 50 ईयर्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज को आप एडोलेसेंस स्टेज से प्लीज ज्यादा लिंक मत कीजिएगा। हाँ, स्टार्टिंग एडोलेसेंस स्टेज के साथ ही होती है, बट एंडिंग एडोलेसेंस स्टेज पे नहीं होती है। एंडिंग होती है इसकी 45 to 50 ईयर्स में। मतलब आप ये कह सकते हो कि दोनों की स्टार्टिंग सेम एक लेवल पे होती है, सेम एज ग्रुप में होती है, बट एक जो इनकी एंडिंग होती है वो डिफरेंट होती है। जो एडोलेसेंस स्टेज होती है वो अराउंड 18 to 19 ईयर्स में एंड अप हो जाती है, जबकि जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है एक फीमेल का वो एंड होता है 45 या 45 से लेके 50 साल तक की उम्र में एक लेडी का रिप्रोडक्टिव फेज ओवर होता है, ठीक है। तो इस बेसिकली हमें पता कैसे चलेगा कि दैट द फीमेल इज रिप्रोडक्टिवली ग्रोइंग और नॉट? वो पता चलता है हमें, एक टर्म है मेंस्ट्रुएशन से। मेंस्ट्रुएशन से हमें पता चलता है कि यस द फीमेल इज रिप्रोडक्टिवली ग्रोइंग, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? सिंपल सी टर्म है, आपकी बॉडी से एक महीने में अराउंड 4 to 5 डेज, एक महीना कोई मतलब 12 महीने होते हैं साल में, तो 12 बार आपकी बॉडी से हर एक महीने में एक बार अराउंड 4 to 5 डेज में आपकी बॉडी से ब्लीडिंग होगी फ्रॉम डाउनवर्ड्स, यानी यूट्रस के थ्रू आपकी बॉडी से ब्लीडिंग होगी। उसको आप बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्यों होती है, कितने टाइम पीरियड पे होती है और कब बंद होती है, ये सारा हम इसमें स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया मेंस्ट्रुएशन इज बेसिकली आपकी बॉडी से ब्लीडिंग होगी। एवरी फीमेल गो थ्रू दिस, ठीक है। एंड टिल 45 to 50 ईयर्स तक, मतलब जब तक वो 50 ईयर्स की एज अटेन करते हैं, जब वो 50 साल की होती हैं, तब जाके इस साइकिल में स्टॉप आता है। और जब वो एडोलेसेंस एज में एंटर होती है तब ये मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, जिससे पता चलता है कि येस यू आर अ फीमेल, येस यू आर रिप्रोडक्टिवली ग्रोइंग, और आपका रिप्रोडक्टिव फेज अब शुरू होने लगा है। सो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? ब्लीडिंग इन वुमेन, ब्लीडिंग होगा आपको, ठीक है। वुमेन्स में ये ब्लीडिंग होता है, इट ओनली हैपेंस इन वुमेन, ठीक है। मेन में ऐसा मेंस्ट्रुएशन कुछ नहीं होता है। यहाँ हम सिर्फ फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुएशन होता है वो सिर्फ फीमेल्स में होता है। इट अकर्स वंस, प्लीज रिमेंबर द टर्म, इट टाइम पीरियड, ये एक बार होता है, महीने में एक बार होगा, ठीक है। इट अकर्स इन अबाउट 28 to 30 डेज के दौरान, मतलब एक महीने में आपको एक बार जरूर होगा। 3 से 4 दिन का ये प्रोसेस होता है, 3 से 4 दिन तक आपको कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग होती है। कॉन्टिन्यूसली नहीं बोल सकते, मतलब 3 से 4 दिन में आपको ब्लीडिंग होगी, दैट्स कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है।
पहला मेंस्ट्रुएशन फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो मतलब जब आपको पहली बार ब्लीडिंग होती है उस चीज को क्या बोलते हैं, या पहली बार जब आपको ब्लीडिंग का फ्लो आता है, सबसे पहली बार फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम जब आप एडोलेसेंस में एंटर करते हैं और आपको सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है, तो उसको आप बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलेंगे? मेनार्क। पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो को आप बोलेंगे मेनार्क। और जब आपके ये मेंस्ट्रुएशंस बंद हो जाएंगे, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा, कौन सी एज में होगा? 45 to 50 ईयर्स में, तो उसको क्या बोलेंगे? मेनोपॉज। क्या बोलेंगे? मेनोपॉज। मेनोपॉज, पॉज से आप समझ सकते हैं कि हाँ यस, इस टाइम पे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया है, ठीक है, ये खत्म हो चुका है, मतलब रिप्रोडक्टिवली आप पूरे ग्रो कर चुके हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली ब्लीडिंग क्यों होती है, रीजन जानते हैं। इट इंक्लूड्स मैच्योरेशन ऑफ एग। हर महीने आपके बॉडी के अंदर जो एग्स होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, आपके जो ओवरीज होती हैं, ओके, जो ओवरीज होती हैं वो एग रिलीज करती हैं, एग्स की प्रोडक्शन करती हैं। तो क्योंकि आप रिप्रोडक्टिवली, आप सेक्सुअली ग्रो कर रहे हो, तो रिप्रोडक्टिवली जब आप ग्रो करते हो तो आपकी बॉडी में जो आपकी ओवरीज हैं वो एग, फेलोपियन ट्यूब में एग्स होते हैं, वो रिलीज करती है, वो मेच्योर होते हैं। सो मैच्योरेशन ऑफ एग, और वो फिर बॉडी रिलीज कर देती है। देखिए, अगर आपकी बॉडी से, मैंने आपको बताया था, अगर आपकी बॉडी से बाहर से कोई स्पर्म आ रहा है फीमेल की बॉडी के अंदर और वो एग के साथ फ्यूज कर जाता है, तब तो बेबी प्रोड्यूस हो जाता है। बट मान लीजिए कि कोई स्पर्म बाहर से आया ही नहीं, यू आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव, तो क्या होगा? जो एग होगा वो बॉडी के अंदर ज्यादा देर नहीं रहेगा, वो फिर बाहर निकलेगा। और वो किस फॉर्म में निकलेगा? इट रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। वो ब्लड की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और जब वो ब्लड की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो इट मींस दैट आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है या मेंस्ट्रुएशन आप शो कर रहे हो। तो बेसिकली ये सारी चीजें फीमेल एक्सपीरियंस करती हैं, ठीक है। अब आपका एक यहाँ चीज आती है, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। ये आपकी बुक में एक क्वेश्चन है कि बेबी का जो सेक्स है वो कैसे पता सेक्स डिटरमाइंड कैसे होता है बॉडी के अंदर ही, ठीक है, वो समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपका जब ये फ्यूजन होता है, जब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, आई हैव टोल्ड यू कि फ्यूजन होता है स्पर्म और एग का। जब ये फ्यूजन होता है तो हमारे पास एक छोटा सा डायरेक्ट बेबी नहीं बनता, सबसे पहले जाइगोट बनता है, ठीक है। तो जाइगोट में होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जाइगोट में होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलोगे? क्रोमोसोम्स। क्या बोलोगे? क्रोमोसोम्स। मैंने आपको, जाइगोट किससे बनता है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म प्लस एग। जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, तो क्या होता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। धीरे धीरे मैं सेक्स ऑफ द बेबी कैसे डिटरमाइन करना है उस पर आ रही हूँ। ये स्टोरी है, आप इसे अच्छे से समझिए, तभी आपको एंड में समझ में आएगा। तो क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक इंसान के अंदर, एवरी ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 23 पेयर्स होते हैं, याद रखना, 23 पेयर्स होते हैं। पेयर मतलब एक पेयर में 2 होंगे, तो 23 इंटू 2 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर पेयर्स में पूछा जाए तो 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। पेयर्स में पूछे तो 23, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछे एक ह्यूमन बीइंग में तो 23 का डबल कर लो 46, ठीक है। एक मेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? एक मेल के अंदर होता है X और Y क्रोमोसोम, और एक फीमेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं X और X क्रोमोसोम, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। ये एक फैक्ट है, इसको कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है। देखिए, हर एक इंसान के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल के अंदर क्रोमोसोम होता है X और Y, और फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं X और X। मतलब जो मेल के स्पर्म्स में क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं X और Y, और फीमेल के एग में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं X और X। ये मैं आपको डायग्रामेटिकली आप समझाती हूँ। देखिए, ये है एग्स, ये 2 एग्स पड़े हैं, ये बाहर से 2 स्पर्म्स आ रहे हैं, एक X है एक Y है, ठीक है, एक X है एक Y है, X है और एक Y क्रोमोसोम है। ये मेल के अंदर होते हैं, मैंने आपको बताया मेल के अंदर XY क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं। अब अगर X क्रोमोसोम, मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से मिलता है तो क्या होगा, ठीक है।
सॉरी एक मिनट, इट्स लिटिल बिट गड़बड़ हो गई है या ठीक है। तो देखिए मान लीजिए मेल का Y क्रोमोसोम, फीमेल में तो XX ही है, ठीक है, फीमेल में XX क्रोमोसोम्स है और मेल में XY क्रोमोसोम है। अगर मेल का Y क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से मिल जाता है तो XY बन जाएगा, और जब XY क्रोमोसोम बन जाएगा, जब फ्यूजन हो जाएगा, तो हमारे पास जो बेबी का जेंडर आता है वो दैट्स अ बॉय, ठीक है। देखिए फीमेल के एग में तो XX ही क्रोमोसोम है, बट मेल के पास X क्रोमोसोम भी है और Y क्रोमोसोम भी है। जब मेल का एक सिंगल Y क्रोमोसोम फीमेल के एक सिंगल क्रोमोसोम के साथ फ्यूज कर जाएगा तो क्या होगा, तो होगा हमारे पास बॉय, हमारा जो बेबी का जेंडर होगा वो बनेगा बॉय। अगर मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से ही मिल जाता है, फीमेल के पास तो XX ही है, बट अगर मेल का X क्रोमोसोम, मेल का, ठीक है, एक लड़के का X क्रोमोसोम एक लड़की के X क्रोमोसोम के साथ ही, तो क्या बना, XX बना, ठीक है। तो जब XX फ्यूज कर गया तो हमारे पास क्या होगा, बेबी का जेंडर गर्ल, इट्स अ गर्ल, ठीक है। तो जो कई लोग बोलते हैं ना कि अंधविश्वासी और इडियट लोग जो बोलते हैं कि हाँ फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेबीज जेंडर, ठीक है, विच इज वेरी रॉन्ग एंड फुलिश, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ओनली क्योंकि फीमेल के पास तो ऑलरेडी XX क्रोमोसोम है, इट डिपेंड्स अपॉन द मेल कि मेल का कौन सा क्रोमोसोम मिल रहा है। अगर मान लीजिए मेल का Y क्रोमोसोम X के साथ मिल रहा है तो इट्स अ बॉय, और अगर मेल का X क्रोमोसोम हमारे एग के साथ X क्रोमोसोम के साथ ही मिलता है तो इट्स अ गर्ल। तो यहाँ पे आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, और हाँ बेबी का जो सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। तो बेसिकली दिस इज ऑल, कि इसमें यही था कि रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है और बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट फेज पे, दैट इज हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। हमने सेक्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, बट ऐसे हार्मोन्स जो सेक्स हार्मोन्स के अलावा भी एडोलेसेंस एज में डेवलप करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। सो सबसे पहला हार्मोन या ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है दैट इज थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। ये आपके यहाँ गले में होता है। क्या रिलीज करता है, थायरॉक्सिन। क्या रिलीज करता है, थायरॉक्सिन। और अगर ये ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है, थायरॉक्सिन, यहाँ पे ये होता है आपके इधर गले में होता है। और अगर ये थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन रिलीज ना करे तो आपको कौन सा डिजीज हो सकता है, दैट इज गोइटर। कौन सा डिजीज होता है, आपको गोइटर डिजीज हो सकता है। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज थायरॉक्सिन। सेकेंड इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस इंसुलिन। क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपके पैंक्रियाज इंसुलिन ना प्रोड्यूस करे तो आपको कौन सा डिजीज होगा, दैट इज डायबिटीज। जितने भी लोगों को डायबिटीज होती है उनके पैंक्रियाज इतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते जो कि शुगर लेवल को मेंटेन रख सके बॉडी में, तभी जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी पैंक्रियाज प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती, दैट्स वाई उनको शुगर, या आप एक लेमन लैंग्वेज में हम लोग शुगर बोल देते हैं कि शुगर हो गई है। अदरवाइज द मेन वर्ड डिजीज नेम इज डायबिटीज। सो आपको मैंने दो ग्लैंड्स के बारे में बताया अदर देन सेक्स हार्मोन्स या हार्मोन्स के बारे में। फर्स्ट इज द थायराइड ग्लैंड जो थायरॉक्सिन रिलीज करता है, और अगर ये इनफ क्वांटिटी में थायरॉक्सिन रिलीज ना करे तो बॉडी को कौन सा डिजीज से लड़ना पड़ता है, या फिर बॉडी में कौन सा डिजीज हो जाता है, दैट इज गोइटर। और अगर आपका सेकेंड ग्लैंड का नाम है दैट इज पैंक्रियास, अगर पैंक्रियास इनफ इंसुलिन ना प्रोड्यूस करे तो हो सकते, क्या हो सकता है, एक ह्यूमन बींग को हो सकती है डायबिटीज। फिर हम बात करते हैं आपके थर्ड ग्लैंड के बारे में, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या रिलीज करता है, एड्रिनलिन। क्या रिलीज करता है, एड्रिनलिन। इसका मेन काम क्या है, दैट इट मेंटेन्स द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। It maintains the correct salt balance in the blood. ब्लड के अंदर नमक की सही मात्रा को सही रखने के लिए कि उस ब्लड में नमक ज्यादा ना हो जाए। अगर ब्लड में नमक ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको हाई बीपी हो सकता है,
हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये कौन सा ग्लैंड है जो ब्लड प्रेशर को या फिर सॉल्ट को, बेसिकली सॉल्ट के लेवल को ब्लड में ठीक रखता है, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। अगर एड्रिनल ग्लैंड इनफ एड्रेनलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा, रिलीज नहीं करेगा बॉडी में, तो क्या होगा, सॉल्ट का लेवल बढ़ जाएगा। मोर ओवर आपने देखा होगा कि कई लोगों को ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्यों? क्योंकि उनका जो एड्रिनल ग्लैंड है इनफ एड्रेनलिन रिलीज नहीं करता है। तभी तो क्या होता है कि जब गुस्सा आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि जो इसकी बॉडी है इनफ एड्रेनलिन रिलीज नहीं कर रही है। तो वन ऑफ द मेजर फंक्शन इज ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज दैट इट कंट्रोल्स वंस एंगर। अगर कंट्रोल हो रहा है, इट मीन्स द बॉडी इज प्रोड्यूसिंग एड्रिनल इन ए गुड क्वांटिटी, इन ए राइट क्वांटिटी। आते हैं इस चैप्टर के लास्ट फेज पे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन रखा जाए, कि कैसे हम एक अपनी फिजिकल हेल्थ को तो बाय डूइंग एक्सरसाइज एंड ऑल दीज स्टफ्स को हम लोग कंट्रोल ठीक रख सकते हैं, बट एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या कैसे उसको एक बैलेंस्ड हेल्थ, या फिर आप एक बैलेंस नहीं बोल सकते, कैसे आप इसको अच्छी मेंटेन कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स लिखे, आइए समझते हैं। हैव अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट खाइए, मतलब आपके प्लेट के अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, एंड चपातीज भी होना चाहिए, मतलब फुल ऑफ बैलेंस डाइट। मतलब आपकी बैलेंस डाइट, बेसिकली बैलेंस डाइट किन किन चीज़ों से बनी हुई होती है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, फाइबर एंड प्रोटीन्स, इन सब चीज़ों से बनी होती है। तो मेक श्योर कि आप पूरे दिन के अंदर इनकी लिमिटेड जितनी क्वांटिटी एक इंसान को चाहिए होती है वो आप लें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ओनली सिर्फ फैट वाली चीजें ले रही हैं या फिर आप ओनली सिर्फ प्रोटीन्स वाली चीजें ले रही हैं। नो, आपको बैलेंस डाइट का मतलब है कि सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेदर इट्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, फाइबर एंड ऑल दिस थिंग, वाटर, तो ये आपको सारी लेनी है, तभी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छे से मेंटेन हो पाएगी। सेकेंड पॉइंट इज फिजिकल एक्सरसाइज। नाउ अ डेज जो बच्चे होते हैं उनको वीडियो गेम्स, घर में ही इंडोर गेम्स ज़्यादा पसंद है, जबकि तभी आजकल के टाइम में रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है, बहुत जल्दी, मतलब जल्दी एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं एज कम्पेयर टू, अगर हम पुरानी जनरेशन की बात करें, वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ में काफ़ी अच्छे थे हम लोगों से। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल एक्सरसाइज, उनका आउटडोर हम बोल सकते हैं जो बाहर की दुनिया से कांटेक्ट ज़्यादा था एज कम्पेयर टू, ऐसा नहीं है कि वो एक ही रूम में बैठे रहते थे और सिर्फ इंडोर गेम्स पे या इंडोर एक्सरसाइजेस पे फोकस करते थे। नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक अच्छे लेवल पे मेंटेन कर सकता है। सो दो रीजन, पहला आपको एक बैलेंस डाइट में फॉलो करनी है, सेकंड आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, थर्ड इज पर्सनल हाइजीन। मैंने क्लास 8th में एक चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, ठीक है, उसमें आपको बताया गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको नेक्ड आई से नजर नहीं आते हैं। आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर आप किसी माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो अब आपको जाके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगे। सिमिलरली अगर आप अपनी बॉडी के पर्सनल हाइजीन नहीं रखते हैं तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों? वो बैक्टीरिया क्या है, आपको इन आंखों से नजर नहीं आएगा, पर लेकिन क्या होगा कि आपको कोई भी ऐसी बीमारी हो सकती है अगर आप पर्सनल हाइजीन नहीं रखते, अगर आप डेली बाथ नहीं लेंगे, आप अपने सेक्सुअल पार्ट्स को अच्छे से क्लीन करके नहीं रखेंगे, तो क्या हो सकता है, आपको बैक्टीरियल या फंजाई इन्फेक्शन हो सकता है, विच इज नॉट राइट फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो प्लीज पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना भी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आप जिससे अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। थर्ड एंड द फोर्थ पॉइंट इज से नो टू ड्रग्स, इट्स गिवन इन योर बुक। अगर आप ड्रग्स एंड एल्कोहल, नॉट ओनली ड्रग्स, आप एल्कोहल एंड स्मोकिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ज़्यादा अच्छे तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये तो वैसे भी सारी चीज़ों को डैमेज करती हैं, इनका तो क्या ही कह सकते हैं। तो here your chapter ends. If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel. अगर कोई भी query है तो please comment box में आप उसको लिख सकते हैं. I'll make sure to give reply. Thank you very much and please like, share and subscribe to my channel.